अच्छा, कल हमने फंक्शंस के बारे में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर इन द मेन फंक्शन एंड पास द नंबर टू अ फंक्शन। द फंक्शन डिस्प्ले टेबल ऑफ दैट नंबर। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नंबर इनपुट करवाना है यूजर से, वो नंबर हमने पास करना है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में, और वहां पे क्या होगा कि उस जो नंबर हमने पास किया होगा उसका टेबल प्रिंट होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टॉप पे हेडर फाइल। उसके बाद हमारे पास फंक्शन हेडर आ जाएगा। अब उस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कुछ भी नहीं करनी, उसने सिर्फ टेबल प्रिंट करवाना है, तो उसके रिटर्न टाइप आ जाएगी वाइड। उसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल, और उसके अंदर एक वैल्यू हमने पास करनी है, तो उसका फॉर एग्जाम्पल मैं इंट रख दिया। मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, यूजर से डिमांड किया एंटर अ नंबर, और टेबल नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है उसमें इस नंबर को पास कर देना है, और लास्ट पे आ जाएगा रिटर्न 0। मेन फंक्शन बन गया। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, सेम वैसे ही जैसे आपने ऊपर बनाया हुआ है वैसे ही आ जाएगा जैसे फंक्शन हेडर में था। int t, जो नम की वैल्यू है वो टी में आ जाएगी, और यहाँ पे हमने उसका टेबल प्रिंट करवा देना है। टेबल आपको पता है हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, हम एक लूप लगा लेते हैं, सिंपल फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप लगा दिया। टेबल की वैल्यू नॉर्मली 1 से स्टार्ट होती है, 10 तक चलती है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टी की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टैरिक, आगे आ जाएगी हमारे पास आई की वैल्यू, आगे आ जाएगा हमारे पास इक्वल, आगे हमारे पास आ जाएगा टी स्टैरिक आई, और लास्ट पे एंड लाइन या फिर बैकवर्ड स्लैश एन। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले प्रोग्राम का फोकस आएगा मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में एंटर होगा, मेन फंक्शन के अंदर उसने यूजर ने एक वेरिएबल हमने लिया हुआ, यूजर से डिमांड किया कि नंबर एंटर करे, यूजर ने नंबर एंटर किया, उसको हमने पास कर दिया टेबल नाम का जो हमने फंक्शन बनाया था। कल भी आपको बताया था कि जब मेन फंक्शन में किसी भी जगह पे किसी भी तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम आप लिख दोगे तो वो कॉल हो जाएगा। जब कॉल होगा तो प्रोग्राम का फोकस इस पॉइंट से जंप करके इस लाइन तक आ जाएगा। जब इधर आया तो यहाँ पे देखा उसने हमारे पास नम की वैल्यू हमारे पास टी में आ गई। हमने सिंपल क्या कर दिया कि एक वेरिएबल लिया आई नाम का, लूप लगाई, और सिंपल जैसे हम टेबल प्रिंट करवाते हैं सी आउट के अंदर वैसे हमने लिख दिया। प्रोग्राम पूरा ये टेबल प्रिंट कर देगा ये वाला फंक्शन। प्रोग्राम का फोकस वापस इसी लाइन के एंड पे जाएगा, और वहां पे आगे लिखा हुआ है रिटर्न 0। इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम था 9.3। हमसे डिमांड कर रहा है एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 एंटर किया तो लिखा हुआ आ गया 8 का टेबल हमारे सामने। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स प्रीसेसर एंड सक्सेसर नंबर यूजिंग फंक्शन। प्रीसेसर हम कहते हैं जो नंबर से पिछली वैल्यू होती है, और सक्सेसर हम कहते हैं नंबर से आगे वाली वैल्यू। तो सिंपल हमने क्या कर दिया कि यूजर से एक नंबर इनपुट करवा दिया है, जिस तरह अभी हमने नंबर इनपुट करवाया है, और जो वैल्यू वाला फंक्शन हमने बनाया है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक पी नाम का फंक्शन ले लिया और एक एन नाम का फंक्शन। आप अपने चॉइस के मुताबिक एन और एस नाम का फंक्शन भी ले सकते हो। जो प्रोसेसर है उसमें से हमने नंबर में से एक वैल्यू माइनस कर दी, वो प्रोसेसर की वैल्यू बन गई, और उसमें एक ऐड कर दोगे तो सक्सेसर की वैल्यू बन जाएगी। सिंपल उन वैल्यूज को जहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंक्शन है।
write a program that input a number from the in main function and passes the number to the function display the factorial of that number। ये सिंपल हमने काम आगे भी किया हुआ था फैक्टोरियल निकालने वाला। सिंपल बस हमने यही सेम प्रोग्राम में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फैक्ट नाम का या मैं फैक्टोरियल नाम का बना लेता हूँ। फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना दिया, वैल्यू उसी को कॉल कर दी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि फैक्टोरियल लेना है। फैक्टोरियल के लिए हमने क्या किया था कि मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 या फिर 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो सिंपल हम यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आई के साथ। FACT फैक्टोरियल, और इसको इनिशियलाइज हमने करना होता है 1 के साथ। जब भी किसी वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट सेव होना होता है तो उसको हम सेव करवाते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास सिंपल आप फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। एक चेंज हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसको 10 पे नहीं खत्म करना बल्कि हमने इसको टी पे खत्म करना है। टी वो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आएगी जो यूजर ने पास की थी वैल्यू। फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा है कि 5, तो 5 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। तो हमने 5 पे एंड करना है 1 से लेकर 5 तक। तो हमने यहाँ पे 5 को तक इसको रन करवा दिया। आई समझ। 10 पे हमने एंड किया था लास्ट टाइम जब हमने टेबल प्रिंट करवाया था। अब यहाँ पे हम उसको टी तक लेके जाएंगे। टी क्या है, वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू आई है। अगर कंफ्यूजन हो गया तो इसको मैं फॉर एग्जांपल सिंपल ए कर देता हूँ और यहाँ पे ए, सिंपल ए तक उस पॉइंट तक लेके जाना है जहां तक आपके पास मल्टीप्लिकेशन करनी है। यूजर से डिमांड के उसने नंबर एक एंटर कर, मैंने नंबर एंटर कर दिया 5। अब हमने यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले करवाना था, वो हमने करवाई नहीं है। इसके बाद एक मैसेज आ जाना था सी आउट फैक्टोरियल ऑफ टी इज इक्वल टू फैक्ट। क्या मिस्टेक हमने कर दी यहाँ पे, टी सॉरी ए है, अब टी नहीं है ए है वेरिएबल। 5 मैसेज डिस्प्ले होगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। क्लियर, ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम हमने पहले किया, बस वो जो वर्किंग थी उसको हमने एक फंक्शन में रख दिया है और मेन फंक्शन वैल्यू लेकर पास कर दिया। बाकी सारा काम वही जो हमने पहले फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में किया था। कोई क्वेश्चन इसमें याद पूछ लें। अच्छा, अब हम कोई फंक्शन देखते हैं। कोई क्वेश्चन अगर है यहाँ तक तो पूछ लें। अच्छा, अब हम कोई प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम मेन फंक्शन से पहले बना रही हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, एक है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं कह दूं कि फॉर एग्जांपल इधर वैल्यू मैं यूजर से नहीं ले रहा, मैं वैल्यू यूजर से नहीं ले रहा, मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। तो मुझे वैल्यू मैंने पास करनी है 5। अब इसका क्या मतलब है कि 5 आ जाएगा ए में, यूजर डिफाइंड फंक्शन फैक्टोरियल कॉल होगा और 5 बन जाएगी वैल्यू ए की और 5 का वो फैक्टोरियल प्रिंट करवा देगा। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। मैं अगर रन करूंगा तो लिखा हुआ आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। वो पहले वाला मेथड डिस्प्ले नहीं होगा, यूजर से डिमांड नहीं करेगा कि नंबर एंटर करो। सिंपल वो जो 5 था 5 पास हो जाएगा ए के पास। 5 की वैल्यू जैसे यहाँ पे नम की वैल्यू ए की वैल्यू बन गई थी, सेम ऐसे यहाँ पे अब जो वैल्यू पैरामीटर यहाँ पे होता है वो सेम इधर आ जाता है। 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करवा दिया। इस चीज को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और अगर यही काम हम ऐसे करें तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब हमारे पास क्या है कि नम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने यूजर से वैल्यू लिया है और उस वेरिएबल का रेफरेंस हम पास कर रहे हैं। डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं पास कर रहे, उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं। और वो रेफरेंस क्या करेगा, वैल्यू को उठाएगा जो वैल्यू यूजर ने दी है
और उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे ए में सेव करवा देगा और ए फिर आगे प्रोग्राम में यूज हो रहा होगा। इस चीज को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर है? यहाँ पे हम पॉइंटर और दोबारा पूछें। कॉल बाय वैल्यू रिपीट कर दें। कॉल बाय वैल्यू क्या है कि जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 है, 10 है, 20 है, मतलब आपने फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है। आपने कह दिया कि मुझे बस इस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दे दो। जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहे हो, अगर इंटीजर वैल्यू पास करनी है तो इंटीजर यहाँ पे वैल्यू लिख दो, अगर कैरेक्टर वैल्यू आगे इस्तेमाल कर रहे हो तो कैरेक्टर लिख दो। मतलब जिस तरह की आप वैल्यू के ऊपर काम करना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे लिख दें। इस चीज को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं तो वेरिएबल क्या करेगा कि उसका रेफरेंस यूज होगा। जैसे यहाँ पे हमने नम नाम का यूज किया, तो नम क्या करेगा, असल में वो देखेगा कि ये नम नाम का वेरिएबल है कहाँ पे, ये ऊपर यूजर से लिखा है, इसकी वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। मतलब कि वेरिएबल का रेफरेंस यूज करके उसकी वैल्यू को पिक करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा। इस चीज को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और अगर डायरेक्ट हमको वैल्यू पास कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। जिस तरह स्विच स्टेटमेंट में होता था ना कि हम स्विच और ऑप्शन आगे हम पास करते थे या कोई वेरिएबल पास करते थे, अगर हम वहां पे डायरेक्ट लिख दें 1 2 3 तो वो चीज हमारे पास क्या है, कॉल बाय वैल्यू। और अगर हम वहां पे कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। सर कॉल बाय वैल्यू में यूजर से वैल्यू तो नहीं लेते ना? जी कॉल बाय वैल्यू में यूजर से वैल्यू तो नहीं लेते? हाँ, यूजर से नहीं ले रहे थे। अच्छा, अब एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर हमने वैल्यू रिटर्न नहीं की। मैं चाह रहा था कि एक और प्रोग्राम आ जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोग्राम को, ये जो टेबल वाला प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट करता हूँ दूसरे सीक्वेंस में जहाँ पे हमने ये जो टेब फंक्शन बनाया है ये मेन फंक्शन से पहले बनाना हो। तो उसमें क्या होगा कि इस पूरे फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और उस सूरत में फिर ये वाली जो चीज़ है ये ऑप्शनल हो जाएगी। तो मैं चाहूँ तो इसको कमेंट कर दूँ और चाहूँ तो मैं इसको लिखा रहने दूँ, चाहे तो मैं इसको रिमूव कर दूँ। अगर आप मेन फंक्शन से पहले बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन तो आपको फंक्शन हेडर नहीं बनाना पड़ता। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। और अगर आप मेन फंक्शन के बाद बना रहे हो तो आपको फंक्शन हेडर बनाना पड़ता है। अब की बार भी ऐसे ही होगा कि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो डायरेक्ट मेन फंक्शन पे सबसे पहले आएगा। मेन फंक्शन में यूजर से नंबर मांगेगा, नंबर पास करेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन को, प्रोग्राम का फोकस यहाँ से जंप करके इस लाइन पे आ जाएगा और यहाँ पे वो बाकी वर्किंग परफॉर्म कर देगा। अब की बार भी उसने सबसे पहले मुझसे नंबर मांगा क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है 5, उसने 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फंक्शन हेडर लिख भी दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार भी वो वैसे ही सेम काम कर रहा होगा। एंटर नंबर 5 एंटर कर दिया, उसने 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। अगर मेन फंक्शन से पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं तो हेडर जो है वो ऑप्शनल है, कर दें ऐड तब भी ठीक, ना करें ऐड तब भी ठीक। लेकिन अगर मेन फंक्शन के बाद फंक्शन आप बना रहे हो यूजर डिफाइंड फंक्शन तो फिर कंपलसरी है कि आप हेडर बनाना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस वही सिनेरियो लेके आता हूँ। ये वाला सिनेरियो जब मैंने मेन फंक्शन के बाद बनाया था यूजर डिफाइंड फंक्शन, और मैं इस फंक्शन हेडर को रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब रन करूंगा तो वो देखें यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है कि टेबल क्या नहीं पता। तो इसलिए आपको ऊपर टॉप पे हेडर डिक्लेयर करना पड़ता है तब जब आप फंक्शन मेन फंक्शन के बाद बनाते हो। और अगर मेन फंक्शन से पहले बनाए तो ऑप्शनल है, मर्जी आपकी बनाए या ना बनाए। क्लियर है? नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अभी तक हमने जो फंक्शन बनाए हैं उसमें हम रिटर्न टाइप वाइड लिख रहे थे। यहाँ पे ना जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके रिटर्न टाइप वाइड लिख रहे थे। कहता है अगर अब हमने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी हो, हमने कल चार्ट देखे थे, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। तो दो, अगर हमने दो लास्ट वाली दो एग्जांपल देखी थी इसमें था कि रिटर्न टाइप होती है। तो अगर हम रिटर्न टाइप पास करना चाह रहे हो, रिटर्न टाइप लाना चाह रहे हो, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि हम जहां से उस फंक्शन को कॉल किया वहां पे वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो। रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वापस वहां पे आके वर्किंग हो। तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल वाइड के अलावा कोई और टाइप यूज करेंगे, इंट, फ्लोट, डबल, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो।
जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स इन द मेन फंक्शन एंड पास दीज मार्क्स टू अ फंक्शन. द फंक्शन फाइंड्स द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अगर 80 से 90 के बिटवीन है तो, बल्कि 80% से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 60 से 80 के बिटवीन है तो बी ग्रेड, मतलब उसने कुछ क्राइटेरिया में बता दिया. द फंक्शन रिटर्न ग्रेड बैक टू द मेन फंक्शन वेयर इट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. मतलब कि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ग्रेड को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसको वहां पे डिस्प्ले नहीं करना, उसको रिटर्न करना है वापस मेन फंक्शन के पास, और मेन फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा. समझाई बात की? अभी हम क्या कर रहे थे कि हमने वैल्यू यूजर से ली गया, उसको पास किया, और इसी फंक्शन में सब, इसमें क्या किया, जो भी प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि हमने यूजर से वैल्यू ली है, वैल्यू पास किया है एक फंक्शन को, फंक्शन ने ही सारा काम किया है, उस सारे टेबल प्रिंट कर दिया है. लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि आप मेन फंक्शन में यूजर से वैल्यू लो, उस वैल्यू को पास करो यूजर डिफाइंड फंक्शन में, वो वहां पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करे, वो ग्रेड निकाल कर दे, जो ग्रेड निकले वो वापस पास हो हमारे पास इधर मेन फंक्शन में आए, और अक्सर जो चीज प्रिंट होनी है लास्ट के अंदर वो मेन फंक्शन में प्रिंट हो. मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ग्रेड नाम से. ग्रेड आपको पता है कि ABC होता है ग्रेड, तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, 4. 4 ग्रेड, लेकिन इसमें जो वैल्यू आनी है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी है, इंटीजर वैल्यू होनी है. नंबर यूजर से लेना है, उसको पास करना है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को, उस नंबर की बेस के ऊपर हमने ग्रेड निकालना है. तो जो इसका पैरामीटर होगा वो इंटीजर होगा, और उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट होगी. आई समझ? यूजर से आपसे नंबर लेना है कि आपके फॉर एग्जाम्पल ऊप में प्रोग्रामिंग में कितने नंबर हैं, आप कहते हैं मेरे 80 मार्क्स हैं, तो मैंने आपको क्या बताना है, ग्रेड बताना है. ग्रेड करेक्टर में होगा ABCD, और जो आप वैल्यू बता रहे हो वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसलिए जो पैरामीटर हम ले रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, और जो रिटर्न टाइप है वो करेक्टर ले रहे हैं. लाजमी नहीं कि दोनों डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिनेरियो. नेक्स्ट हम मेन फंक्शन बनाएंगे. मेन फंक्शन में उसने क्या कहा था कि आपने यूजर से एक नंबर लेना है, बल्कि एंटर योर मार्क्स सही रहेगा, एंटर योर मार्क्स, बल्कि इसकी जगह पे भी चले नंबर ठीक है. अब मैंने क्या करना है, मैंने ग्रेड नाम का जो फंक्शन बनाया है, ग्रेड नाम का फंक्शन है, उसके अंदर मैंने नम को पास कर देना. अब इसके दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली इसको सी आउट में लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूं सी आउट, और योर ग्रेड इज इक्वल टू, और आगे ये फंक्शन कॉल होगा. फंक्शन कॉल होगा यहीं से, मैंने आपको कल बताया था मेन फंक्शन में किसी भी जगह पे किसी भी तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दो, तो ये मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, प्रोग्राम का फोकस ग्रेड पे चला जाएगा, वहां से ग्रेड कैलकुलेट करके ले आएगा वापस, यहीं पे वो प्रिंट कर देगा. फॉर एग्जांपल ए है तो लिखा हुआ आ जाएगा योर ग्रेड इज इक्वल टू ए. और एक सेकंड तरीका कार क्या है कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, और मैं एक और वेरिएबल बना लूं इंट जी नाम का, बल्कि इंट नहीं होगा 4 होगा, 4 जी नाम का, और उसके इक्वल मैं रख दूं. यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल हो, जो ग्रेड आए वो आके सेव हो जाए जी नाम के वेरिएबल में, और उसको मैं यहाँ पे लिख लूं. दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहो कर सकते हो. मतलब जो वैल्यू रिटर्न हो करनी है, हमने उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया कि इसमें आके वैल्यू सेव हो, और नेक्स्ट हम सी आउट के अंदर उसको डिस्प्ले करवा देंगे. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाना है, 4 ग्रेड इंट, और हमने क्या नाम रखा था, n. अब यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या हो जाए हमारे पास. अब सिंपल आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, रिटर्न सिंगल कोटेशन में a. ठीक है,
जिस तरह हम रिटर्न 0 करते हैं सेम ऐसे रिटर्न, अब 0 क्यों रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप थी इंट, तो हमने 0 रिटर्न करती हैं। अब इसकी टाइप है 4, तो हमने एक करेक्टर वैल्यू ऐसे रिटर्न करनी है। सेम ऐसे हमारे पास था सेकंड वाला, एल्स में क्या सिनेरियो था, बी पे 60 to 79, क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्स इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड n लेस देन 80, तो क्या हो जाए, रिटर्न सिंगल कोटेशन में बी। थर्ड हमारे पास था 40 से ज्यादा हो और 60 से कम हो। इसी पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 40 और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 60 और यहाँ पे आ जाएगा सी, और लास्ट पे लेस देन अगर 40 है तो रिटर्न डी। यूजर डिफाइंड, सबसे पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम पे चलता है। यूजर से उसने डिमांड किया कि एक वैल्यू एंटर करो, जो उस यूजर ने वैल्यू एंटर किया वो हमने पास कर दिया ग्रेड नाम के फंक्शन के अंदर। ग्रेड नाम का फंक्शन एक वैल्यू लेके आके यहाँ पे कॉल हो गया, अगर नंबर की वैल्यू 80 से ज्यादा है तो ए रिटर्न कर दे, अगर 60 से ज्यादा है और 80 से कम है तो बी रिटर्न कर दे, अगर 40 से ज्यादा है 60 से कम है तो सी एंटर रिटर्न कर दे, और एल्स वाले केस में डी रिटर्न कर दे। अब यहाँ पे पहले हम इसको रन करते हैं एक दफा, फिर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हमें कौन सी कमी रख दी है, उसको भी हमने रिमूव करना है। मैं इसको रन कर देता हूँ, क्या नाम था इसका, ग्रेड। कहता है कि एंटर योर मार्क्स, मैंने फॉर एग्जांपल मार्क्स एंटर कर दिए हैं 79, तो उसने कह दिया कि योर ग्रेड इज इक्वल टू बी। अगर यही सेम काम मैं ऐसे कर दूं कि मैं इसको उठाकर यहाँ पे लिख दूं और ये वाले सारा मैं रिमूव कर दूं, तो फिर भी सेम ऐसे ही होगा। अगर मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ 79, तो फिर भी क्या होगा कि वो 79 वैल्यू लेकर आया यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, उसने चेक किया कि 79 किस रेशियो में बन रही है, 79 इस वाले कंडीशन में ट्रू हो रही है, उसने बी रिटर्न कर दिया, बी आकर डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या की है, अगर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और मैं वैल्यू दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू दे देता हूँ 652, तब भी वो कह रहा है कि योर ग्रेड इज ए, हालांकि इसको रॉन्ग देना चाहिए था। जो हमारे पास नॉर्मल मार्क्स की रेंज होती है वो 0 से लेकर 100 तक होती है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 100, 80 से ज्यादा हो और 100 या 100 से कम हो तो ए ग्रेड होगा, 60 से ज्यादा और 80 से कम हो तो बी ग्रेड, 40 से ज्यादा और 60 से कम हो तो सी ग्रेड, और इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n लेस देन 40, अगर 40 से कम हो और 0 से ज्यादा हो तो हमारे पास बन रहा है, डी ग्रेड नहीं था मेरा ख्याल, एफ ग्रेड था, एफ ग्रेड था, मैंने डी लिख दिया, एफ ग्रेड। और लास्ट पे एल्स में क्या लिख देना है, एल्स वाले केस में हम सी आउट के अंदर लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बार मार्क्स एंटर करता हूँ 652, मैसेज में डिस्प्ले हो गया रॉन्ग इनपुट, हालांकि इसके बाद आना चाहिए था, प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था, एग्जिट 0 कर देते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए फॉर एग्जाम्पल 650, उसने क्या कह दिया रॉन्ग इनपुट और आपका प्रोग्राम खत्म। अब क्या है कि वो रेंज है 100 से कम और 0 से ज्यादा हो तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपके सामने एरर मैसेज शो कर देगा। अगर मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल
23, तो उसने लिख दिया योर ग्रेड इज F। क्लियर है? ये बुक में शायद ऐसे ना हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को बेहतर कर सकते हैं, उसके आउटपुट को, उसकी वर्किंग को अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके। अब हमारे पास क्या है कि वो रेंज 0 से लेकर 100 तक इधर तक होगा तो कोई ग्रेड शो होगा, अदरवाइज रॉन्ग इनपुट मैसेज में डिस्प्ले हो जाएगा और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जिट 0 हम यूज करते हैं अगर हम किसी जगह पे ब्रेक इस्तेमाल ना कर सकते हैं, तो फिर हम एग्जिट 0 यूज कर लेते हैं। वही काम करता है जो ब्रेक काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लिखूंगा तो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि मैं किसी लूप में यूज नहीं कर रहा। तो इसकी जगह पे क्या हम कर सकते हैं, एग्जिट 0। एग्जिट 1 भी यूज होता है, एग्जिट 0 भी यूज होता है, तो दोनों का अलग अलग काम होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन अगर है किसी बच्चे का तो पूछ लें। इधर काफी सारे प्रोग्राम गिवन है, मोस्टली वही प्रोग्राम है जो हमने पहले किए हुए भी हैं, मतलब वो जो वर्किंग उसके अंदर है वो हम पहले कर चुके हैं। कोई और एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा, कल हमने देखा था लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन। एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो हम किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाएं उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये इंट नम बनाया है, अगर मैं इसी इंट नम को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दूं तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। फर्क दोनों में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल जिस बॉडी के अंदर आपने इसको बनाया है सिर्फ इसी बॉडी में इस्तेमाल हो सकता है, इसकी बॉडी से बाहर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर आपने इसको बनाया है सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल होगा, इससे बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं नम को यहाँ पे भी यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे भी एरर जनरेट कर देगा। ठीक है? लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि आप उसको प्रोग्राम में जिस जगह मर्जी यूज करो, आपके प्रोग्राम के अंदर 50 फंक्शन है, आप हर फंक्शन में उसको यूज करो, होगा, एरर जनरेट नहीं होगा। उसको डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, मेन फंक्शन से भी पहले, हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन से भी पहले। जो लोकल वेरिएबल होता है इसकी स्कोप या फिर लाइफ, क्या स्कोप इसका होता है जिस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर आपने इसको बनाया है, स्कोप इसका सिर्फ इधर ही इस्तेमाल हो सकता है। लाइफ इसकी क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका स्कोप स्टार्ट होगा, जब ये डिक्लेयर होगा, और जब ये जो आपने बनाया हुआ है फंक्शन बनाया हुआ जब ये खत्म होगा उस टाइम पे इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है? जिस बॉडी में आपने इसको बनाया हुआ है स्कोप इसका इसकी बॉडी में होगा। स्कोप का मतलब क्या है कि इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। और लाइफ होती है कि कब तक इस्तेमाल हो सकता है। जब ये प्रोग्राम का ये फोकस इस फंक्शन पे आएगा तो ये इस्तेमाल होना शुरू हो सकता है जहाँ पे इसको आपने डिक्लेयर किया है। जब ये प्रोग्राम इस लाइन में पहुंचेगा तो इसके बाद ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये इसकी लाइफ है। सेम ऐसे ही जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो जब आपका प्रोग्राम शुरू होगा तो उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो उसकी लाइफ खत्म होगी। तो आपके प्रोग्राम में 50 फंक्शन है, जब वो आखिरी वाली लाइन चलेगी, आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म होगी। और स्कोप इसका क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल का, कि आप उसको किसी भी जगह पे यूज करो, किसी भी जगह पे, कोई भी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हो बार बार, जहां पे जितनी दफा मर्जी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया इंट नम की, जिस तरह यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ है इंट आई, तो ये लोकल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इस तरह जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेन फंक्शन से पहले इंट जी है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसको आप वो यहाँ पे भी यूज कर रहा है मेन फंक्शन में, और यहाँ पे भी यूज कर रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन में। और अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन होते तो वहां पे भी इसने यूज हो जाना था। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है जहां तक तो पूछ लें।
आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। नो सर। ये फंक्शंस भी हमारे खत्म हो गए हैं, अरेज भी खत्म हो गई हैं। ये टेस्टिंग प्रोग्राम हम हर कोड के साथ प्रोग्राम टेस्ट करते जा रहे हैं, ये भी हमारे हो गए हैं। अब ये 2 पॉइंट रह गए हैं। ये एक ही मतलब के टॉपिक बनता है ओवरऑल, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे उधर।